हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10 में मैथ्स का अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर के सवालों पे आ चुके थे सर, जहां पे अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो अपने चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम जो भी टेक्निक्स जानते हैं सर, उन टेक्निक्स को यहां पे अप्लाई करते हुए सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं, ताकि सही तरीके से सवाल का डायग्राम बना पाए सर। सवाल यहां पे कह रहा है कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 30 meters from the root. Find the whole height of the tree. अब यहां पे सवाल की कहानी को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सर। सवाल के अंदर एक पेड़ पे चर्चा हो रही है सर, एक ट्री पे चर्चा हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, पेड़ हवा में तो लटक नहीं रहा होगा, पेड़ कहां होगा सर? जमीन पे लगा होगा। और मैंने आपको सिखाया है इस चैप्टर के सवालों में कहीं पे भी अगर जमीन का जिक्र आता है, ग्राउंड का जिक्र आता है, तो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट जमीन को, ग्राउंड को बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है सर। तो पहले अपना ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राउंड को बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ कर लिया सर। अब इसी जमीन के ऊपर हमारा पेड़ लगा हुआ है सर। अगेन मैंने आपको सिखाया है कि इस चैप्टर के सवालों में कहीं पे भी जमीन के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो उस कंस्ट्रक्शन को बाय डिफॉल्ट आप लोगों को इस तरीके से बनाना है कि वो जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, वो जमीन के साथ परपेंडिकुलर हो सर। तो यहां पे हमने अपना पेड़ जमीन के ऊपर ड्रॉ कर लिया है, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है कि हमारा पेड़ जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इतनी कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए। अब देखो, सवाल यहीं से इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सवाल कह रहा है सर कि बहुत तेज आंधी आई और आंधी में पेड़ टूट गया। क्या हुआ सर? बहुत तेज आंधी आई, आंधी में पेड़ टूट गया। बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है। हमने कई बार देखा है सर कि बहुत तेज आंधी या फिर तूफान आता है तो रास्ते पे कई सारे पेड़ टूट के गिरे होते हैं। अब यहां पे भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आंधी में पेड़ टूटता है सर, तो पेड़ के टूटने के भी कई सारे केसेस बन सकते हैं। कुल मिला के अगर मैं सोचूं ना सर, तो पेड़ के टूटने के 3 केसेस बन सकते हैं। क्या क्या केसेस बन सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक केस ये हो सकता है सर कि पूरा का पूरा पेड़ ही आंधी में जड़ से उखड़ जाए, कुछ इस तरीके से। पूरा का पूरा पेड़ ही क्या हो सर? जड़ से उखड़ जाए आंधी में, कुछ इस तरीके से। दूसरा केस ये हो सकता है सर कि पेड़ अपने ट्रंक वाले पार्ट से, पेड़ अपने तने वाले पार्ट से कहीं से टूट जाए, पूरा का पूरा टूट जाए। एक और केस ऐसा हो सकता है सर कि हमारा जो पेड़ है वो तने वाले पार्ट से, ट्रंक वाले पार्ट से कहीं पे पूरा टूट के गिर जाए, कुछ इस तरीके से। और थर्ड और फाइनल केस ऐसा हो सकता है सर कि तने वाले पार्ट से, ट्रंक वाले पार्ट से पेड़ टूटे, लेकिन ऐसा टूटे कि हल्का अभी भी जुड़ा रहे। यानी कि कुछ इस कंडीशन में टूटे सर कि पेड़ इस तरीके से टूट के गिरा हुआ है, लेकिन पेड़ का कुछ हिस्सा अभी भी ट्रंक से कनेक्टेड है और जो पेड़ का टॉप है सर वो जमीन को टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से। थर्ड वाली सिचुएशन, यानी इस चीज को अगर मैं डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करूं तो थर्ड वाली सिचुएशन में क्या होगा सर? ये पेड़ है, मान लो आंधी चली, ये पेड़ का ट्रंक है, ये ट्रंक क्या हुआ? आंधी में टूटा, तो क्या दिख रहा है सर? ये टूट के गिर गया है जमीन पे इस तरीके से। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे? यहां पे आपको दिख रहा होगा सर कि पेड़ का ये जो हिस्सा टूट के जमीन पे गिरा हुआ है सर, ये अभी भी क्या है? अभी भी ओरिजिनल तने से, ओरिजिनल ट्रंक से कनेक्टेड है। लेकिन ये जो पेड़ का टॉप था पहले सर, अब ये टूट के जब गिरा है तो जमीन को इस तरीके से टच कर रहा है। यानी इस तरीके से सिचुएशन में पेड़ टूटा है सर कि पेड़ का ये टूटा हुआ हिस्सा अभी भी हल्का सा क्या है? मेन ट्री ट्रंक से, मेन पेन के तने से क्या है? अभी भी हल्का कनेक्टेड है। और पेड़ का ये जो टॉप है सर, अब ये टूट के जमीन को टच कर रहा है। इतनी कहानी समझ में आनी चाहिए सर। मजेदार सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। अब मुद्दा ये है सर
कि सवाल के अंदर जो पेड़ के टूटने की कहानी चल रही है वो कहानी इन तीन में से कौन सी कहानी। अब मुद्दा यह है सर कि पेड़ के जो टूटने की कहानी चल रही है वो इन तीन में से कौन सी कहानी है। तो देखो यहां पे कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करो कि आपको पता है सर कि जो भी प्रैक्टिकल सिचुएशन हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में मिलेगा वहां हमेशा मुझे फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व होता ही होता है, गारंटेड। अब खुद सोच के बताओ इनमें से कौन से केसेस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ ऑब्जर्व हो रहा है। तुरंत फट से जवाब दोगे सर इस वाले केस में। अभी जस्ट समझाया था, आप तुरंत जवाब दोगे सर कि इस थर्ड वाले केस में जब पेड़ टूट के गिरा है सर तो राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी बनती हुई मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो इससे आपको समझ में आ गया है सर कि आपको इस वाले केस को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि और किसी केस में राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी बन ही नहीं रही है सर। इतनी कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए। अब यहां पे फिर से कुछ इंटरेस्टिंग बात को डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इतना समझ में आ गया है सर कि थर्ड वाला केस है, इतना क्लियर है सर कि पहला दूसरा वाला केस नहीं है, थर्ड वाला केस है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात देखो, आगे जाके सवाल क्या कह रहा है। तो आगे जाके सवाल कह रहा है सर कि ये आधे अधूरे तरीके से पेड़ इस तरीके से टूटा है। आगे जाके सवाल कह रहा है सर कि ये आधे अधूरे तरीके से पेड़ इस तरीके से टूटा है कि ये जो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है सर ये गिरने के बाद जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा है सर इस टूटे हुए हिस्से में ये जो पेड़ का टॉप वाला पोर्शन है, समझिएगा भावनाओं को, ओरिजिनली पेड़ कैसा होगा सर, ओरिजिनली पेड़ कुछ ऐसा होगा। तो ये जो पेड़ का टॉप है सर, अब ये जो पेड़ का हिस्सा टूटा हुआ है सर, तो ये पेड़ का टॉप जो जमीन को टच कर रहा है सर, तो ये जो जमीन को है ये पेड़ के ओरिजिनल बॉटम से 30 मीटर की दूरी पे टच कर रहा है। तो आपको यहां पे दो इंफॉर्मेशन बताई गई है, क्या सर? तो ये पेड़ आधे अधूरे तरीके से इस तरीके से टूटा है कि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगेन आपको बताया गया है सर कि ये टूटे हुए हिस्से में जो मेरे पेड़ का टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो मेरे पेड़ का सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है, अब ये इस तरीके से जमीन को टच कर रहा है कि उस पॉइंट और पेड़ के जड़ और उस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 30 मीटर की दूरी है। यानी ये वाली जो दूरी है सर ये 30 मीटर की दूरी है। ये दो इंफॉर्मेशन देने के बाद फाइनली सवाल आपसे कह रहा है कि बताओ पेड़ की ओरिजिनल हाइट क्या रही होगी। अब आपको फाइनली पूछा जा रहा है सर कि टूटने से पहले पेड़ की ओरिजिनल हाइट क्या रही होगी। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए सर। कहानी क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखो अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछने जा रहा हूं, और इस इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कस करने के बाद, इस सवाल को कंप्लीट करने के बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आपको दूंगा जिसको सॉल्व करने के लिए पेन कलम उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। क्या इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो तो थर्ड वाला केस आपको समझ में आ गया, यानी कि सर वो वाला केस है जहां पे पेड़ मेरा आधे अधूरे तरीके से इस तरीके से टूट के गिरा हुआ है कि ये इस तरीके से कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप की कहानी बना रहा है सर। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं सर, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि मेरा जो पेड़ है सर वो अगर आधे अधूरे तरीके से टूट रहा है तो आधे अधूरे तरीके से टूटने के लिए, इस तरीके से आधे अधूरे तरीके से टूटने के लिए वो टूट के क्या हो सर, वो टूट के जमीन के साथ इंक्लाइंड हो जा रहा है। ये इंक्लिनेशन वाली कंडीशन कब बनेगी? सवाल को समझने की कोशिश करिएगा, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर कि मेरा जो ओरिजिनल पेड़ है, अगर ये मेरे ओरिजिनल पेड़ की मान लो हाइट है h, ठीक है, तो मेरा ये जो ओरिजिनल h हाइट वाला पेड़ है सर, ये कहां से टूटना चाहिए, ये कहां से आधे अधूरे तरीके से टूटना चाहिए सर, कि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये जब जमीन पे गिरे तो जमीन के साथ कुछ एंगल पे इंक्लिनेशन बना दे। सवाल सभी को समझ में आया? फिर से थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। जवाब थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा कि अगर मेरा h हाइट का पेड़
आधे अधूरे तरीके से टूटता है सर, तो वो कहां से टूटना चाहिए? यानी ये h हाइट का पेड़ कहां से ऑलमोस्ट लगभग तरीके से टूटना चाहिए सर, कि वो टूटा हुआ हिस्सा जमीन के साथ एक एंगल पे इंक्लाइंड हो। ये मेरा आपसे सवाल है कि कहां से पेड़ टूटेगा तो इस टाइप की कहानी बनेगी। क्या आप लोग सोच सकते हो उस सवाल पे कि पेड़ कहां से आंधी में टूटेगा सर, तो इस टाइप के इंक्लिनेशन की कहानी बनेगी। क्या कुछ सोच सकते हो? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। टाइम दिया, 1 मिनट दिया, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब यहां पे देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, क्योंकि इस पे आपको एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछूंगा जिसमें पेन भी आपको नहीं उठाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, तो मेरा सवाल यह था सर कि ये h हाइट का पेड़ आखिर आधे अधूरे तरीके से कहां से टूटे, कि टूटा हुआ जो हिस्सा है वो जमीन के साथ एक एंगल पे इंक्लिनेशन बनाते हुए गिरा हुआ हो, तो कहां से टूटना चाहिए? अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लो यहां पे मैंने आपका पेड़ बना दिया, ठीक है, यहां पे मान लो मैंने आपका ये ओरिजिनल पेड़ बना दिया, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक। अब मान लो ये पेड़ की टोटल हाइट h को मैं कंसीडर कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सर कि पेड़ का मिड पॉइंट कहां होगा, तो कहोगे सर कि पेड़ का आधा हिस्सा यानी कि HY2 वाला पोर्शन ऑलमोस्ट यहां कहीं होगा। ये पेड़ का ऑलमोस्ट आधा वाला हिस्सा होगा। अब देखो, यहां पे समझना बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना बात को। देखो, अगर पेड़ आधे अधूरे तरीके से अपने आधे वाले हिस्से से ऊपर की तरफ टूटता है, समझना बात को, अगर पेड़ आधे अधूरे तरीके से अपने हाफ पार्ट से ऊपर की तरफ टूटता है, यानी कि कुछ इस तरीके से टूटे कि मान लो ये पेड़ है सर, ये इसका मिड पॉइंट मान लो ये है, तो अगर ये अपने मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ टूटता है सर, तो इंक्लिनेशन वाली कहानी कभी नहीं बन सकती। क्यों? थोड़ा समझना बात को। देखो, ये मेरा आधे का हिस्सा है सर ऑलमोस्ट। मान लो यहां पे ये क्या होता है सर, आधे के हिस्से से ऊपर की तरफ टूटता है। मान लो यहां से टूट गया। अब यहां से टूटेगा तो क्या होगा सर, अगर आधे अधूरे तरीके से यहां आधे से ऊपर की तरफ पेड़ टूटता है सर, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इस तरीके से लटक रहा होगा इस पे। ऑब्वियस सी बात है, ये इस तरीके से बिल्कुल लटक रहा होगा सर। इंक्लिनेशन की कहानी बन ही नहीं सकती, क्योंकि इस वाले केस में सर पेड़ का ये जो टॉप है ना, ये कभी जमीन को टच ही नहीं कर सकता। इमेजिन करो ना दिमाग में, अगर ये मेरा पूरा पेड़ है, ये ऑलमोस्ट आधा पार्ट है पेड़ का, तो अगर आधे से ऊपर की तरफ आधे अधूरे तरीके से कभी भी पेड़ टूटता है सर, तो ये टूटा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा, टूट के लटक जाएगा। ये टूटा हुआ हिस्सा क्या होगा सर, टूट के लटक जाएगा। तो टूट के जो हिस्सा लटकेगा इस केस में, वो क्या कभी भी जमीन को टच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। कॉमन सेंस की बात है, ये टूटा हुआ जो हिस्सा है सर, ये बचे हुए हिस्से से छोटा है। इस केस में जब मैंने ये माना कि पेड़ अपने आधे पार्ट से ऊपर की तरफ टूट रहा है सर, तो ये टूटा हुआ जो हिस्सा है सर, ये मेरे बचे हुए हिस्से से क्या है, छोटा है। तो अगर ये टूट के आधे अधूरे तरीके से गिरता है सर, तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से यहां पे लटक जाएगा, इस तरीके से हवा में लटका रहेगा। इस केस में पेड़ का टॉप कभी भी जमीन को टच कर ही नहीं सकता। यानी इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से ड्रॉ करके दिखाऊं सर, तो देखो कहानी कैसे बनेगी। ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से कहानी बनेगी। देखना यहां से, तो मान लो यहां पे आधे से ऊपर की तरफ मेरा पेड़ टूटा सर, तो उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से मेरा पेड़ सर हवा में लटका होगा आधे अधूरे तरीके से टूटने के बाद। इसी तरीके से क्या होगा, पेड़ का इतना हिस्सा लटक रहा होगा सर। और ऑब्वियस ही बात है, यही जब सीधा था तो इस तरीके से था, तो ये पेड़ का टॉप था। तो इस सिचुएशन में पेड़ का जो टॉप है सर, टूटने के बाद वो कभी भी जमीन को टच कर ही नहीं सकता है। कब, अगर आधे से ऊपर की तरफ पेड़ इस तरीके से आधे अधूरे तरीके से टूटता है, तब सर। इतना समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो पेड़ बिल्कुल बीचों बीच टूट जाए, मान लो पेड़ बिल्कुल बीचों बीच टूट जाए। मान लो ये मेरा पेड़ है सर, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे बिल्कुल बीचों बीच मान लो टूट जाता है, तब क्या केस बनेगा सर? तो समझिएगा, यही हिस्सा आधे अधूरे तरीके से टूट के लटक जाएगा सर। अब देखो, यहां पे जब ये हिस्सा टूट के लटकेगा ना, तो चूंकि पेड़ बिल्कुल बीचों बीच से टूटा है सर,
तो ये हिस्सा कुछ इस तरीके से टूट के लटक जाएगा सर। अभी भी इंक्लिनेशन की कहानी नहीं बनेगी, बिल्कुल लटका रहेगा, लेकिन इस केस में आपको ऑब्जर्व हो जाएगा सर कि ये जो पेड़ का टॉप है ना वो जमीन को टच कर रहा है, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है सर। आपको पता है कि आपका जो पेड़ है वो बिल्कुल मिड पॉइंट से टूटा है, यानी ये हिस्सा इसके बराबर है। तो अगर ये हिस्सा इसके बराबर है सर और यही हिस्सा तो टूट के लटका है, यही वाला हिस्सा तो टूट के लटका हुआ है सर, तो क्या होगा, ये जो टॉप का पोर्शन है ये जमीन को टच जरूर करेगा, लेकिन इंक्लिनेशन की कहानी नहीं बन पाएगी सर। बिल्कुल इस तरीके से ढप से गिर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से ढप से गिर जाएगा सर एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में, और इंक्लिनेशन की कहानी अभी भी नहीं बन पाएगी। इतनी कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए। तो मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ टूटेगा तो क्या होगा, ये हमने देख लिया। बिल्कुल मिड पॉइंट पे टूटेगा तब क्या होगा, ये भी हमने देख लिया सर। अब यहां पे समझना, अगर यही पेड़ मिड पॉइंट से नीचे की ओर टूटेगा तब क्या होगा सर, देखना। तो अगर मैं इसको मिड पॉइंट ऑलमोस्ट मान लेता हूं सर, तो मिड पॉइंट से नीचे की ओर कहीं पे भी टूटे, मिड पॉइंट से नीचे की ओर कहीं पे भी आधे अधूरे तरीके से टूटे तो क्या होगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनना। तो मिड पॉइंट से नीचे की ओर अगर आधे अधूरे तरीके से कभी भी पेड़ टूटेगा, मान लो यहां से टूट गया, तो जो टूटा हुआ हिस्सा है सर वो बचे हुए हिस्से से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है सर, ये जो मेरा ब्रेक वाला हिस्सा है सर, ये मेरे बचे हुए हिस्से से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो समझिएगा, अब ये जो हिस्सा है सर, ये जब जमीन पे गिरेगा ना तो ये इंक्लाइंड वे में गिरेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, ये हिस्सा क्या होगा, ये जो हिस्सा है ये इससे बड़ा है, इस हिस्से से ये हिस्सा बड़ा है। तो अगर ये टूट के आधे अधूरे तरीके से गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये इंक्लाइंड वे में गिरेगा। तो यहां पे पहले तो आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा कि पेड़ कहां से टूटेगा कि आपके इंक्लिनेशन की कहानी बनेगी। तो यहां पे देखो, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बहुत मजेदार जनरल ऑब्जर्वेशन है। और यही होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जो आप लोगों में मैं डेवलप करवाने की कोशिश करता हूं कि ये जो छोटी सी चीज आपने ऑब्जर्व की, इसका फायदा मैं आपको आगे जाके एक ऑब्जेक्टिव सवाल में दिखाऊंगा कि यहां पे आपको बड़े अच्छे से कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि ये इंक्लिनेशन के टूट के गिरने की कहानी बन ही तब पाएगी सर अगर आपका पेड़ मिड पॉइंट से बीचों बीच से नीचे की ओर टूटता है। ये सभी को क्लियर हुआ क्या, क्लियर होना चाहिए। तो अब मेरे दिमाग में रहेगा कि मिड पॉइंट पे टूटे या फिर मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ टूटेगा सर, तो अगर आधे अधूरे तरीके से टूटने का केस है तो टूट के वो हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट लटक जाएगा, टूट के वो हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट लटक जाएगा, इंक्लिनेशन की कहानी नहीं बनेगी। यानी कि सर इस केस में इंक्लिनेशन की कहानी नहीं बन सकती, लेकिन यहीं पे अगर मेरा जो पेड़ है वो मिड पॉइंट से नीचे की ओर टूटता है ना सर, उस सिचुएशन में जरूर इंक्लिनेशन की कहानी बन जाएगी सर। और हमने थरली तीनों केस को डिस्कस किया। अगर मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ टूटता है सर, तो उस सिचुएशन में टूट के लटक जाएगा और आपके पेड़ का टॉप कभी भी जमीन को टच नहीं कर सकता। अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट से टूटेगा तो भी टूट के लटक जाएगा, लेकिन इस केस में पेड़ का टॉप जमीन को टच कर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इंक्लिनेशन की कहानी यहां पे भी नहीं बनेगी। लेकिन फाइनली अगर मिड पॉइंट से नीचे की ओर पेड़ टूटता है सर, तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि पेड़ का जो टूटा हुआ हिस्सा है सर, वो बचे हुए हिस्से से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से जब वो गिरेगा सर, तो वो जमीन पे इंक्लिनेशन की कहानी बना देगा सर। क्लियर है? ये फंडा समझ में आ रहा है, आना चाहिए। और ऐसे भी इस बात को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, समझिएगा भावनाओं को। एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम होता हुआ आपको दिख रहा है सर। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। यानी ये जो हाइपोटेनियस होगा सर, ये इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। तो यहीं पे समझ में आ रहा है सर कि टूटने वाला केस कैसा रहा होगा। यानी कि ये सिचुएशन बनने के लिए टूटने वाला केस ऐसा रहा होगा कि टूटा हुआ हिस्सा बचे हुए हिस्से से बड़ा होना चाहिए, जो कि कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है अगर मिड पॉइंट से नीचे की ओर से मेरा पेड़ टूटता है। अब सभी को कहानी क्लियर हुई क्या होनी चाहिए? इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आगे जाके इस पे मैं ऑब्जेक्टिव इसी लेक्चर में पूछने वाला हूं। सवाल पे लौटते हैं सर, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे इस सिचुएशन को बनाने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है? तो अगर मैंने ये अपना पेड़ शो किया है सर, अगेन वही वाली बात, देखो मैंने आपको बताया है
इस चैप्टर के सवालों में ज्यादातर चीजें 3D होती है, लेकिन तीनों डायमेंशंस पे डिस्कशन कभी नहीं होता। यहां पे जो मैक्सिमम सवाल आपको दिए जाते हैं ये इस तरीके से दिए जाते हैं कि सवाल का फोकस 3 डायमेंशन में से किसी एक डायमेंशन में ही होता है। इस केस में पेड़ के हाइट पे चर्चा हो रही है, इसी वजह से मैंने अपने सिर्फ हाइट को रिप्रेजेंट किया है, बाकी डायमेंशंस को नेग्लेक्ट किया है। सर समझ में आया? समझ में आना चाहिए। ये वाली बात मैं आपको पहले भी सवालों में बता चुका हूं। तो मेरे पेड़ के लिए मान लो ये ऑलमोस्ट मिड पॉइंट वाला पार्ट होगा सर, तो आपको समझ में आ चुका है कि मिड पॉइंट से नीचे की ओर पेड़ को टूटना चाहिए। तो इतनी कहानी मैंने इसलिए समझाई कि डायग्राम सही तरीके से बनाना। तो मिड पॉइंट से नीचे की ओर मान लो यहां से मैं पेड़ को तोड़ देता हूं, मान लो यहां से मैं पेड़ को तोड़ देता हूं सर, तो यहां से टूटेगा तो ये जो पर्पल वाला हिस्सा होगा सर, ये जो हिस्सा होगा, ये जो अभी टूटा है, ये टूट के इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगा जमीन के साथ। इतनी कहानी क्लियर हुई क्या? सभी को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे एक और बात को ऑब्जर्व करिएगा। देखो यही वाला जो हिस्सा है ना सर, यही वाला हिस्सा तो टूट के गिरा हुआ है, यही वाला हिस्सा तो सर टूट के गिरा हुआ है, यानी ये हिस्सा अलग अलग नहीं है। यही हिस्सा, यही जो पूरा पेड़ ओरिजिनली था, और ओरिजिनली ये जो हिस्सा था सर पेड़ का, यही हिस्सा तो टूट के गिरा हुआ है। तो यहां कॉमन सेंस से यह भी पता लग रहा है सर कि ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है सर, ये सेम लेंथ का है। समझिएगा बात को, यही हिस्सा तो टूट के गिरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है सर ये और ये क्या है? सेम लेंथ का है सर। इतना सभी को क्लियर है क्या? इतना सभी को ऑब्जर्व हो रहा है क्या? ऑब्जर्व होना चाहिए। तो देखो आप यहां पे चाहो तो बिना इस हिस्से के भी एनालिसिस कर सकते हो, आप सीधे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी एनालिसिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरीके से जब दिखाओगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। तो कैसे दिखाओगे थोड़ा सा समझना। तो यहां पे क्या करना, ये जो हिस्सा टूट गया है ना, इसको डॉटेड लाइन से दिखा देना। क्या करना? डॉटेड लाइन से दिखा देना। तो कुछ इस तरीके से आप अपना डायग्राम बनाना कि यही टूटा हुआ हिस्सा इस तरीके से गिरा हुआ है, तो पहले पूरा पेड़ था लेकिन ये हिस्सा गिर गया है, इसी वजह से मैंने इसको डॉटेड लाइन से बना दिया, और ये जो रिमेनिंग हिस्सा है सर, इसको सॉलिड लाइन से वापस से मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ऐसे बनाओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। लेकिन अगर आप चाहते सर तो सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल को भी बना देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी सर। लेकिन ऐसे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इतना क्लियर हुआ? सभी को क्लियर होना चाहिए। तो 70% काम कंप्लीट हो गया सर। इतना सोचने के बाद सवाल सॉल्व करने के लिए 70% काम कंप्लीट हो गया सर, डायग्राम बनके तैयार हो गया सर। इतना सभी को क्लियर है? अब नामकरण कर लेना अलग अलग वर्टिसेस को, और यहां पे जो जानकारी दी गई है सर उसको पुट कर लेते हैं। जानकारी में मुझे बताया गया है कि मेरा ये हिस्सा इस तरीके से टूटा है कि मेरा टूटा हुआ जो हिस्सा है ये जमीन के साथ 30 डिग्री बना रहा है, और यह भी बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा टूटा है सर, तो ये जो मेरे पेड़ का टॉप है ये इस तरीके से टूटा है सर कि टॉप का पेड़ के जड़ से, पेड़ के रूट से जो दूरी है सर, ये दूरी 30 मीटर की है सर। इतनी कहानी मुझे बता दी गई है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे अपने पेड़ की ओरिजिनल हाइट को कैलकुलेट करना है सर। क्लियर है? समझिएगा बात को। तो यहां पे अब जब मैं अपने पेड़ के ओरिजिनल हाइट को ऑब्जर्व कर रहा हूं सर, तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि ये जो ओरिजिनल हाइट है सर, ये दो पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, जहां पे मुझे ना ये पता है ना ही ये पता है। तो क्या करते हैं सर, जो चीजें नहीं पता है उनको कुछ वेरिएबल असाइन कर देते हैं। तो मान लो यहां पे इस वाले हिस्से को मैंने x कह दिया रैंडमली, और इस वाले हिस्से को मैंने रैंडमली y कह दिया। आप चाहते तो कोई और वेरिएबल भी असाइन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते तो इसको p बोल दो, इसको q बोल दो, इसको कुछ w बोल दो, इसको कुछ v बोल दो, आपकी मर्जी है सर। यहां पे मुझे दिख रहा है कि मुझे अपने पेड़ की पूरी हाइट, ओरिजिनल वाली हाइट निकालनी है सर। तो डायग्राम के हिसाब से जब ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, तो पेड़ की जो ओरिजिनल हाइट है सर, ये दो पार्ट से इस तरीके से मिलके बनी है। अपने दोनों पार्ट्स को एक एक वेरिएबल हमने असाइन कर दिया सर। क्लियर है? अब यहां पे भावनाओं को समझिएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि यही वाला हिस्सा टूट के गिरा हुआ है, तो अगर आपने इस वाले हिस्से को y माना है सर, तो यही वाली चीज तो y है, यही वाली चीज तो y है। आपको पता है सर कि यही वाला हिस्सा टूट के गिरा हुआ है, तो अगर आपने इसको y माना है तो ये भी तो y ही है सर। कुछ अलग है क्या? नहीं सर, ये भी तो y ही है।
तो अल्टीमेटली अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, बड़ी आसानी से 30% वाले पोर्शन के लिए भी दिमाग लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो यह फिगर सभी को क्लियर हुआ क्या? क्लियर होना चाहिए। अब देखो, मैंने अपने पेड़ को इस तरफ तोड़ के गिराया, आप चाहते इस तरफ गिरा लो, किसने रोका है? पेड़ भाई कैसे गिरेगा? आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। सवाल ने मुझे नहीं बताया कि आंधी में पेड़ जो आधे अधूरे तरीके से टूट के गिरा है वो उधर गिरेगा कि इधर गिरेगा। सवाल ने ये क्लियर नहीं किया, तो आपकी मर्जी है, आप इधर गिरा लो या इधर भी गिरा लोगे इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इस तरीके से रेड वाली सिचुएशन भी बना सकते थे, इसमें भी ऑब्जर्वेशन करोगे कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली कहानी वही रहने वाली। तो पर्पल वाले पोर्शन से चल लो, रेड वाले पोर्शन से चल लो, आपकी मर्जी। इसको भी नोट डाउन करें सर, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, मान लो मैं इस पर्पल वाले पोर्शन से चलता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा सर। अब यही फिगर मुझे बार बार ना बनाना पड़े तो मैंने पहले ही बना के रख दिया था सर। अब अपने ओरिजिनल फिगर में चलते हैं। देखो, तो बिल्कुल इसी टाइप का फिगर है सर, बिल्कुल इसी टाइप का यहां पे क्या है सर, आपको फिगर ऑब्जर्व हो रहा होगा। और मैंने क्या बोला था, इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से को डॉटेड लाइन से ही शो करना, सॉलिड लाइन से नहीं, क्योंकि अब ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब आपका पेड़ का एक हिस्सा टूट चुका है। इसी वजह से इस हिस्से को डॉटेड लाइन से शो करिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां पे मान लो किसी दूसरे कलर से मैं डॉटेड लाइन शो कर देता हूं। यहां पे कौन सा कलर लूं जो आपको दिखे? मान लो ऑरेंज ले लेता हूं, दिखना चाहिए। इस वाले पोर्शन को डॉटेड लाइन से यहां पे शो कर देते हैं सर, इस वाले पोर्शन को डॉटेड लाइन से यहां पे शो कर देते हैं सर। क्लियर हो गई कहानी? क्लियर होनी चाहिए। अपने फिगर का नामकरण भी कर लिया है सर। अब देखो, यहां पे वापस सवाल में लौटो। अब 30% के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं सर कि इस फिगर में क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो क्या जवाब दोगे? आप तुरंत कहोगे सर कि फिगर में मेनली सबसे पहले पहली नजर में दो बातें ऑब्जर्व हो रही है। बात नंबर एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व हो रहा है सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल, बात नंबर 1 ये ऑब्जर्व हो रहा है। बात नंबर 2, मुझे अपने फिगर में साइड और एंगल के टर्म में कुछ डेटा भी ऑब्जर्व हो रहा है। मुझे अपने फिगर में साइड और एंगल के टर्म में कुछ डेटा भी ऑब्जर्व हो रहा है सर। तो कुल मिला के ये दो बातें मुझे अपने इस फिगर में ऑब्जर्व हो रही हैं। क्लियर है? क्या दिमाग लगाएंगे? तो मुझे अब ये सोचना है सर कि मैथ्स का वो कौन सा कंसेप्ट होता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड पे एक साथ बात कर देता है। मैथ्स का वो कौन सा कंसेप्ट होता है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्पेसिफिकली एंगल और साइड पे एक साथ बात कर देता है? तुरंत जवाब दोगे सर, टी रेशियो होता है। अब टी रेशियो तो 6 होते हैं, मुद्दा यह है कि यहां पे कौन से टी रेशियो अप्लाई किए जा सकते हैं। सर टी रेशियो तो 6 होते हैं, मुद्दा यह है कि यहां पे कौन से टी रेशियो अप्लाई किए जा सकते हैं। अब कौन से टी रेशियो अप्लाई होने वाले हैं सर, वो कंसेप्ट भी इंटरेस्टिंग है, तो बड़े ध्यान से सुनना। तो अपने फिगर के राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन से टी रेशियो पे वर्क करके एनालिसिस को आगे बढ़ाना है, इसका कंसेप्ट भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर। क्या कहता है कंसेप्ट? कंसेप्ट ये कहता है कि आप अपने सवाल के हिसाब से ये देखते हो कि कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का डेटा गिवन है। इसके साथ साथ आप ये भी देखते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से साइड का डेटा फाइंड आउट करना है। दोनों डेटा को एक साथ कंबाइन करते हुए सोचते हो और अपने टी रेशियो को डिसाइड कर लेते हो। यही करते हो सर। अब इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। पहले अपने फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल को हाईलाइट कर लेते हैं। तो अपने फिगर में हमने यहां पे रेड से राइट एंगल ट्रायंगल को हाईलाइट कर लिया। अब देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि सवाल के हिसाब से यहां पे फिगर के अंदर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का डेटा गिवन है, तब क्या जवाब दोगे? तो कहोगे सर ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का डेटा गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सवाल के हिसाब से फिगर के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से साइड का डेटा फाइंड आउट करना है, तब क्या जवाब दोगे? तो कहोगे सर ये भी डेटा फाइंड आउट करना है और ये वाला डेटा भी फाइंड आउट करना है, और सोचने के लिए सबको कंबाइन करके बात करते हैं सर। तो यहां पे अगर मैं अपने साइड के गिवन डेटा और फाइंड आउट डेटा को कंबाइन करके एक साथ बात करूं तो मुझे ऑब्जर्व हो रही है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। मुझे यह ऑब्जर्व हो रहा है कि अब इस सिचुएशन में मेरे फिगर के राइट एंगल ट्रायंगल में सर
राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे चर्चा हो रही है। अभी तक जो सवाल देखते आते थे उसमें नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड्स पे ही चर्चा होती थी, यहां पे तो तीनों पे चर्चा हो रही है। तीनों पे चर्चा होने का क्या मतलब है? तीनों पे चर्चा होने का मतलब यह है सर कि P पे भी चर्चा हो रही है, B पे भी हो रही है, H पे भी हो रही है। तो अगर तीनों पे चर्चा हो रही है सर, तो टी रेशियो कैसे डिसाइड करें? दो से तो आसानी से डिसाइड हो जाता है कि कौन से टी रेशियो से काम होगा। तीन से कैसे डिसाइड करें सर? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हर एक टी रेशियो जो है वो इन्हीं तीन में से किसी दो के कॉम्बिनेशन से रेशियो बनाता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि 6 में जो हर एक टी रेशियो है वो इन्हीं तीन में से किसी दो का कॉम्बिनेशन बनाते हुए रेशियो की बात करता है। तो अगर तीनों पे चर्चा हो रही है तो मुद्दा यह है कि इन तीन में से कौन से दो के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कौन सा टी रेशियो सेलेक्ट करे सर, ये क्लियर ही नहीं हो रहा है। क्योंकि बात तो तीनों पे हो रही है, तो कैसे टी रेशियो को डिसाइड करे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। तो अगेन पिछले सवालों में हमें कुछ ऑब्जर्व होता था, उसी से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा क्या ऑब्जर्व होता था। तो पिछले सवालों में यह ऑब्जर्व होता था सर कि राइट एंगल ट्रायंगल के तीन में से किन्हीं दो पे बात होती थी साइड्स पे। अब चूंकि किन्हीं दो साइड्स पे बात होती थी, आप पता कर लेते थे कि तीन में से कौन से दो पे बात हो रही है। उस हिसाब से आप अपने टी रेशियोज को सेलेक्ट कर लेते थे। और नॉर्मली मैंने आपको सिखाया है कि रेसिप्रोकल वाले टी रेशियो से काम नहीं करते हो, नॉर्मल टी रेशियो से काम करते हो। अगर नॉर्मल से काम नहीं होता तब रेसिप्रोकल वाले पे जाते हो, ये मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आप इस तरीके से सोचते तो देखो क्या होता, समझिएगा बात को। नॉर्मल वाले तीन ही टी रेशियो होते हैं सर, या तो साइन, या तो कॉस, या तो टैन। मान लो पुराना कोई सवाल है, जिस सवाल को आपने सॉल्व किया, साइड के लिए पता किया, तो आपको पता लगा कि P और H पे बात हो रही है, P और H पे डिस्कशन हो रहा है। तो इनमें से P और H पे डायरेक्टली कौन बात करता है? तुरंत कहोगे सर P और H पे डायरेक्टली साइन थीटा बात करता है सर। तो आप क्या कर देते? साइन थीटा बराबर P बाई H का फॉर्मेट लिख देते। और अभी तक हमने जितने भी सवाल बनाए उन सवालों में इसी टाइप का फॉर्मेट दिखा सर। यहां साइन नहीं होता तो कॉस होता, नहीं तो टैन होता, यही फॉर्मेट होता ना सर कुल मिला के। अब देखो इस फॉर्मेट में क्या दिखता है, ध्यान से सुनना। इस फॉर्मेट में आपको दिखता यह है सर कि नॉर्मली ज्यादातर केसेस में थीटा आपको दिया रहता है। अब थीटा दिया है तो आप उसके लिए अपने किसी भी टी रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे, यानी इसकी वैल्यू पता कर लोगे। अगेन अब आगे क्या होता है सर? तो आगे यह होता है कि ये जो P और H है ना, इन दोनों में से कोई एक आपको पता रहेगा, दूसरा वाला आपको निकालना रहेगा। तो हो सकता है P पता हो, H निकालना हो सकता है H पता हो, P निकालना हो। तो कुल मिला के देखो हमें अभी तक के सवालों को सॉल्व करके ऑब्जर्व क्या होता था? तो ऑब्जर्व ये होता था सर कि टी रेशियो सिलेक्शन के बाद जो एनालिसिस होती थी, उस एनालिसिस पे मेरे पास ये एक इक्वेशन का फॉर्मेट आता था। इस फॉर्मेट में 1, 2 और 3 चीजें होती थी। उन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीजें मुझे मालूम होती थी, तीसरी मुझे निकालनी होती थी। यही होता था ना। अब देखो इस चीज को हम दिमाग में रखते हुए यहां अप्लाई कर देंगे, यानी कि अब मैं इस चीज को सोचते हुए इस तरीके से अप्लाई करूंगा कि मुझे अब चूंकि यहां पे टी रेशियो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मुझे अपने साइड्स को देख के इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा कि क्या दिमाग लगाएं, कैसे सिलेक्शन करें कि 3 में से कोई 2 मालूम हो, 1 निकालना हो। क्योंकि ये होगा तो आसानी से मेरा काम हो जाएगा सर। बस इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सर। तो इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC, अब देखो इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, ध्यान से सुनना। देखो तो यहां पर अगर मैं कहूं सर कि फिगर में आप PBH को हाईलाइट करिए, आप तुरंत कह दोगे सर कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करता है, यानी कि ये P हो जाएगा सर। इसके बाद ये क्या हो जाएगा सर? बेस हो जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा सर? हाइपोटेनियस हो जाएगा H। अब ध्यान देना, देखो तो आपको अपना सिलेक्शन टी रेशियो का इस तरीके से करना है कि 3 में से कोई 2 चीजें मालूम रहे, 1 निकाल लो, यही करना है सर। अब यहां पे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। देखो तो अगर मैं साइड के टर्म में बात करूं सर, तो मुझे दिख रहा है कि यही वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है जो कि गिवन है। तो मैं अपना जो भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगा वो इस तरीके से बनाऊंगा सर
कि उस कॉम्बिनेशन में बेस की तो बात जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि एक गिवन डेटा मुझे मिल जाएगा, और चूंकि एंगल की वैल्यू गिवन है सर, तो जो भी टी रेशियो लगाऊंगा तो उस एंगल के लिए उस टी रेशियो की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो तीन में से दो चीजें मालूम रहेंगी, एक निकल के आ जाएगा एक्स या वाई में से। तो भावनाओं को समझिएगा, यहां पे मुझे समझ में आ गया है सर कि अपने कंसेप्ट के हिसाब से कि मैं अपना ऐसा टी रेशियो सेलेक्ट करूं, मैं अपना ऐसा टी रेशियो सेलेक्ट करूं सर जिसमें बेस की तो बात जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला डेटा गिवन है। अब आपकी मर्जी है, अब दूसरे साइड के लिए या तो हाइपोटेनियस ले लो या परपेंडिकुलर ले लो, क्योंकि एंगल की कहानी तो आपको पता ही है। तो इस एंगल के लिए कोई भी टी रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जब आप ऐसा सोचते हो ना सर, तो इस सिचुएशन में सोचते हुए आपके पास वही कंडीशन आ जाएगी जो कि पुराने सवालों में आ रही थी, यानी कि तीन पार्ट में से दो पार्ट मालूम रहेंगे, तीसरा वाला बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो कुल मिला के मुझे समझ में आ गया है कि मुझे वही वाले टी रेशियो नॉर्मल वाले सेलेक्ट करने हैं जो कि बेस को इन्वॉल्व करता हो, क्योंकि बेस की वैल्यू मुझे गिवन है बकायदा। तो देखो, बेस को इन्वॉल्व करने वाला नॉर्मल में, रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल में कौन सा टी रेशियो होगा? तो कहोगे सर बेस को इन्वॉल्व करने वाला कॉस हो सकता है, क्योंकि कॉस होता है बी बाई एच। अगेन कहोगे सर बेस को इन्वॉल्व करने वाला टैन भी हो सकता है, क्योंकि टैन होता है पी बाई बी। दोनों ही जगह मेरा बेस इन्वॉल्व होता है सर। यहां पे मैंने रेसिप्रोकल्स को नेग्लेक्ट किया है सर। क्लियर हो गया? यानी कि सर आप कॉस और टैन दोनों से ही बात करते हुए आगे बढ़ सकते हो सर। क्लियर हो गया? अप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है, किसी एक से स्टार्ट कर दो। मान लो आप कॉस से स्टार्ट करते हो सर, ठीक है? तो कॉस थीटा कितना है? कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सर? तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच। अब फिगर के हिसाब से बी क्या है सर? 30 मीटर। 30 मीटर डिवाइडेड बाई एच। हाइपोटेनियस क्या है सर? वाई है। क्या है वाई? देखो आपके पास फॉर्मेट आ गया है। क्या वो फॉर्मेट नहीं है जहां तीन पार्ट में से दो पार्ट आपको मालूम है, तीसरा कैलकुलेट करना है? बिल्कुल वही फॉर्मेट है, बड़ी आसानी से तीसरा कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो, अगर आप साइन लेते तो क्या प्रॉब्लम होती? देखो साइन में आपको पता है सर कि साइन होता है पी बाई एच, इसमें बी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपके पास जो फॉर्मेट आता, देखो उसमें क्या प्रॉब्लम होती, यहां पे आपके पास आ जाता साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखते सर? पी बाई एच। पी का काम कौन कर रहा है? एक्स डिवाइडेड बाई एच का काम कौन कर रहा है? वाई। तो क्या दिख रहा है? इस वाले फॉर्मेट में प्रॉब्लम यह हो गई है सर कि तीन पार्ट में से दो मालूम नहीं है। इसकी प्रॉब्लम यह है तीन पार्ट में से दो मालूम नहीं है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यहां से सॉल्व नहीं होगा, यहां से भी सॉल्व होगा, लेकिन अननेसेसरी स्टेप बड़े हो जाएंगे, स्टेप बढ़ जाएंगे सर। अननेसेसरली यहां पे जो सोल्यूशन होगा इस केस में आगे बढ़ने पे सोल्यूशन बेमतलब का बड़ा हो जाएगा। जब आसानी से काम हो रहा है तो मुश्किल काम को क्यों बनाना सर? ये हमेशा मैथमेटिक्स में याद रखते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें अभी तक लगी फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। देखो ये हो गया सर। अब इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो cos 30 डिग्री यानी कि sin 60 डिग्री यानी कि √3/2 बराबर यहां पे 30 मीटर डिवाइडेड बाई y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3y बराबर 32 60 मीटर। यहां पे हो जाएगा y बराबर 60 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। अब ये आंसर इररेशनल है, अभी इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा सर। रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहां पे अपने आंसर को जब हम रैशनलाइज करेंगे सर, यहां पे जब अपने आंसर को हम रैशनलाइज करेंगे सर, तो मेरे पास आ जाएगा y बराबर 60 बाई √3, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, इतना मीटर सर। फाइनली इस चीज को लिख दूंगा 60 √3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर यानी कि 3, यानी कि 320 जा 60 यानी कि 20 √3 मीटर। ये मेरा क्या आ गया है सर? y निकल के आ गया। कितना आया है y? लिख लेते हैं सर। y यहां पे आया है मेरा 20 √3 मीटर। क्लियर हो गया सर? यानी मुझे पेड़ की हाइट निकालनी है, मैंने इतना हिस्सा निकाल लिया, बस ये x निकालना बाकी है सर। क्लियर हो गया? इतना पहले नोट डाउन करो, ठीक है? y निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं सर, फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो cos का इस्तेमाल किया सर। तो cos का इस्तेमाल करने से फायदा यह हुआ कि दो वेरिएबल में से एक निकल गया। अब tan का इस्तेमाल कर देंगे तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा सर। tan को इस्तेमाल कर दीजिए। तो tan को इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सर? tan थीटा होता है p बाई बी।
अब फिगर के हिसाब से P का काम कौन कर रहा है सर? तो P का काम कर रहा है यहां पे X डिवाइडेड बाय B। फिगर के हिसाब से B का काम कौन कर रहा है सर? 30 मीटर। अगेन वही फॉर्मेट है सर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। 3 पार्ट में से 2 मालूम है, एक को कैलकुलेट करना है। फुद्दू सवाल आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। X बराबर हो जाएगा सर tan 30 डिग्री इंटू यहां पे 30 मीटर। तो यहां पे tan 30 कितना होता है? 1/√3। 1/√3 इंटू 30 इतना मीटर। ये सारी वैल्यूज कहां से पता कर रहे हैं सर? अपने बेसिक एंगल वाले टेबल से, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कंसेप्ट के लेक्चर में सिखाया था। यानी देखो कुल मिला के क्या आ रहा है, तो ये कुल मिला के आ रहा है 30 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। अगेन क्या दिख रहा है सर? एक इर्रेशनल नंबर। रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करेंगे सर तो 30/√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, यानी ये हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 10 जा 30, यानी कि 10√3 मीटर सर। तो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। कितनी आ रही है सर x की वैल्यू? 10√3 मीटर आ रही है। तो मेरा x कितना आ रहा है सर? 10√3 मीटर निकल के आ रहा है। क्लियर हो गया फंडा? कहानी सभी को समझ में आ रही है? क्या आनी चाहिए? फटाफट इतना नोट डाउन करें। क्लियर है? अब देखो यहां से बड़े आसानी से कम स्टेप में सवाल बन गया। मैंने आपको क्या कहा था? साइन लेके बनाते तो भी सवाल बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरली स्टेप आपके बड़े होते। क्यों? अब देखो साइन लेके बनाते तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम आती, समझना बात को। क्यों स्टेप बड़े हो जाते हैं सर? तो साइन 30 डिग्री अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप क्या बोलते हैं सर? P/H। अब फिगर के हिसाब से P कितना है सर? X डिवाइडेड बाय H कितना है सर? Y। यानी कि साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 बराबर x/y, तो y बराबर 2x। आपने क्या किया? y x में एक पहले रिलेशन स्टैब्लिश किया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद आप किसी दूसरे या तो tan का या तो cos का किसी दूसरे t रेशो का सहारा लेते हुए या तो पहले x निकालते या तो पहले y निकालते, उसको यहां पुट कर दे, तब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते। अननेसेसरली इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी। यहां सीधे सीधे x और y निकल के आया सर। एक और सॉल्व करने का अप्रोच हो सकता था। क्या सर? तो आप क्या करो, या तो x निकाल लो या तो y निकाल लो, कोई एक पहले निकाल लो। कोई एक तुमने निकाल लिया, मान लो तुमने पहले y निकाल लिया। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है और मान लो तुमने पहले y निकाल लिया है, तो ये आपको आ चुका है 20√3। ये आपको पता है सर 30 मीटर है। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सॉल्व करके ये वाला पोर्शन भी निकाल सकते थे। तो एक ये अप्रोच भी हो सकता था, लेकिन अननेसेसरी अप्रोच। ये सारे अप्रोच नहीं लेंगे, ये अप्रोच ज्यादा सिंपल अप्रोच है यहां पे, क्योंकि जब रूट की कहानी आ जाती है ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी वजह से हम चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करते। तो आप चाहते सर तो ऐसे भी बना सकते थे। तो इसी सवाल को सॉल्व करने के 3 रास्ते देखें, लेकिन उन 3 रास्तों में सबसे आसान वाला रास्ता क्या होगा सर, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आपकी मर्जी है। अगर आपके पास एग्जाम में ज्यादा टाइम है, आप बड़े मेथड से बनाओ। आपको जो मेथड ज्यादा अच्छा समझ में आया उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा मेरे सजेशंस को याद रखना कि ये ज्यादा फास्ट मेथड है, इसी से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो आप लोगों को मैं जो भी आदत डलवाने की कोशिश करता हूं ना, कि सवालों को मेथड सारे जानो, मेथड सारे जान के रखो, लेकिन सबसे फास्ट मेथड से बनाने की कोशिश करो। ये आदत अपने अंदर डेवलप कर लोगे ना तो आगे बहुत फायदा मिलेगा आपको। हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा मजा आएगा मैथ्स बनाने में। तो यहां पे पूरे सवाल की कहानी समझ में आई, सभी को आनी चाहिए। अब देखो सवाल पे लौटते हैं। देखो सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ना आपसे x पूछा जा रहा था, ना आपसे y पूछा जा रहा था। आपसे क्या पूछा जा रहा था? फट से जवाब दीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा था? तुरंत कहोगे सर हमसे पेड़ की हाइट पूछी जा रही थी। पेड़ की हाइट है x प्लस वाई, ना ही x ना ही y। पेड़ की पूरी ओरिजिनल हाइट है सर x प्लस वाई। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए। x हमने कैलकुलेट किया है सर 10√3 प्लस y हमने कैलकुलेट किया है 20√3, यानी हमारे पेड़ की टोटल हाइट हो जाएगी 20 प्लस 10 30√3 मीटर। ये हमारी पेड़ की टोटल हाइट हो जाएगी। अब आप फाइनली बोल दोगे हेंस द हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज 30√3 मीटर। आप चाहो तो डेसिमल कन्वर्जन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इतना आंसर भी काफी है, इतने में भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है सर? तो सवाल की कहानी यहां पे कंप्लीट होती है। ठीक, अब देखो यहां पे अब आपसे वो ऑब्जेक्टिव सवाल पे आते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था और जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कुछ चीजें आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में
बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं ना जो कि आपको नॉलेज को टेस्ट नहीं करते, आपके सोचने की क्षमता को टेस्ट करते हैं कि आप कितना दिमाग लगा सकते हो। देखो कैसे दिमाग लगाते हुए आपको एक ऑब्जेक्टिव सवाल देता हूं जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसी तरीके से पूरे प्रोसेस से बनाएंगे, तब आंसर बताएंगे। आपको 10 सेकंड लगेंगे, 5 से 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा जवाब देने में। जो मैंने कंसेप्ट बताया था अगर उसको याद रखते हो तो देखो सवाल आपको क्या दे रहा हूं। देखो इसी सवाल में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको दे दिया गया डाटा। और क्या डाटा दे दूं, और ये वाला डाटा हटा देता हूं, बस इतना डाटा दिया गया है 30 डिग्री। और इसके बाद आपको बोल दिया गया है एंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज, एंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज, ऑफ द ट्री इज, आपके पेड़ की जो टोटल हाइट है वो मान लो मैं आपको बता देता हूं 30√3 मीटर है। ठीक है, ये मान लो आपको यहां पे बता दिया गया है। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट। ठीक है, ब्रोकन पार्ट। और मैं आपको देखो इस तरीके से 4 ऑप्शंस देता हूं, ए बी सी और डी। देखो क्या क्या ऑप्शन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, यहां पे आपका कितना है, ध्यान से देखना, यहां पे टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना है 30√3 मीटर। तो मान लो एक ऑप्शन मैं आपको यहां पे देता हूं 10√3 मीटर, एक ऑप्शन में आपको दे देता हूं 14√3 मीटर, एक ऑप्शन में आपको दे देता हूं 20√3 मीटर, एक ऑप्शन में आपको दे देता हूं 5√3 मीटर। अब मेरे कंसेप्ट को अप्लाई करिए और खट से जवाब दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप पेन भी नहीं चलाना है, बस दिमाग चलाना है। मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करिए, थोड़ी देर ट्राई करिए। 30 सेकंड दिया आपको, मैंने आपको 30 सेकंड दिए, ट्राई करिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल बड़ा सिंपल है। सवाल कह रहा है सर कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 30√3 मीटर। यहां पे आपको पेड़ की पूरी हाइट बता दी और आपसे यह पूछा जा रहा है कि ब्रोकन पार्ट का लेंथ कितना होगा, बताइए। अब देखो बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाकायदा सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे। और देखो बाकी स्टूडेंट्स के लिए अप्रोच क्या कह रहा था, ध्यान से सुनना। बाकी स्टूडेंट्स के लिए देखना क्या अप्रोच रहता। तो मैंने आपको बता दिया है कि पूरे पेड़ की हाइट जो है वो है 30√3 मीटर, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है, ये पूरी हाइट है 30√3 मीटर। ठीक है, अब देखो बाकी स्टूडेंट्स का क्या अप्रोच होगा। ये डिस्टेंस आपको पता है नहीं कितना है। अब आप क्या करते, आप कहते भैया अच्छा इतना पूरा लेंथ दिया है लेकिन मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इतने ही लेंथ का काम है, तो मान लो इस लेंथ को मैं x कह देता हूं। ध्यान से सुनना बाकी स्टूडेंट्स का अप्रोच। तो अगर ये x है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा सर 30√3 माइनस x, इतना ही हो जाएगा ना, इतना ही मीटर हो जाएगा बचा हुआ लेंथ। और जो ये लेंथ है सर वही ये लेंथ होगा, यानी यही लेंथ है आपका 30√3 माइनस x मीटर, ये हो गया सर। अब आपके पास इस तरीके से x के टर्म्स में राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स पे चर्चा हो रही है। और यहां पे अगर देखा जाए सर तो समझना बात को, आपके फिगर के हिसाब से ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। और चर्चा किन साइड्स पे है, चर्चा सर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पे है, यानी साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री बराबर यहां पे लिख देते आप x डिवाइडेड बाय यहां पे 30√3 माइनस x, सॉल्व करके x निकालते। तो बाकी स्टूडेंट्स की ये कहानी होती, आपको ये करना ही नहीं है। देखो क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं ना, ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे काम हो जाएगा। कैसे, अभी जस्ट आपको सिखाया कि पेड़ टूट के इस तरीके से गिरे, पेड़ टूट के इस तरीके से गिरे कि इंक्लिनेशन की कहानी बने, ऐसा तभी पॉसिबल है अगर मिड पॉइंट से नीचे की ओर पेड़ टूटता है। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया है। तो देखो पेड़ की लेंथ कितनी दी है 30√3 मीटर, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा सर 15√3 मीटर। तो मिड पॉइंट से नीचे की ओर, भावनाओं को समझिएगा, मिड पॉइंट से नीचे की ओर का क्या मतलब है, मिड पॉइंट से नीचे की ओर का सीधा मतलब यह है सर कि आपका ये जो टूटा हुआ हिस्सा होगा ना, ये जो टूटा हुआ हिस्सा होगा ना वो मिड पॉइंट से बड़ा होगा। मिड पॉइंट से नीचे की ओर से पेड़ टूट रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब यह है सर कि जो ब्रोकन पार्ट होगा वो ब्रोकन पार्ट ऑब्वियसली फिगर में ऑब्जर्व हो रहा है मिड पॉइंट से बड़ा होगा। तो 15√3 से बड़ा आंसर आपको ऑप्शन में कहां दिख रहा है, तो कहोगे सर ये छोटा है 15√3 से नहीं हो सकता, ये छोटा है 15√3 से नहीं हो सकता, ये छोटा है 15√3 से ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है सर। तो क्या दिखा, यहां पे आपके नॉलेज टेस्ट नहीं हुई, यहां पे आपका क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल कंपटीशन में मिलते हैं
जिनके लिए आपको पेन भी नहीं उठाना है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है। इसी वजह से जानबूझ के इस तरह का एक सवाल मैंने आपके लिए यहां फ्रेम किया। उम्मीद करता हूं सवाल की कहानी समझ में आई होगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ यह सवाल शेयर करना और उनको कहना भैया बिना पेन उठाए सवाल पे दिमाग लगाने की कोशिश करो, देखते हैं वो लोग जवाब दे पाते कि नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग लगाने वाला सवाल, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी है सर यहां पे। हां, मान लो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि मल्टीपल आंसर्स 15√3 से ज्यादा होते। मान लो ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि कोई सी हो गया, डी भी मान लो आपका हो जाता 22√3, मान लो ये हो जाता सर। अब क्या दिख रहा है, दो ऑप्शंस 15√3 से बड़े हैं, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अब आपको जैसे मैंने बताया ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इन केस इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं तो आप थोड़ा सा ऑप्शंस को भी देख के सोचिए कि सॉल्व करने की जरूरत लग रही है कि नहीं लग रही है। तो हमेशा दिमाग लगाने के लिए किसी भी सवाल में मैथ्स के तैयार रहिए। क्लियर हो गया? इतनी कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए। अब देखो ये जो सवाल है ना, कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता था। इसी सेम सवाल में कोई भी डाटा गायब करके कोई भी डाटा पूछ देगा। जैसे यहां पे मैंने आपको क्या किया, यहां पे मैंने आपको पेड़ की पूरी हाइट दे दी और आपसे ब्रोकन पार्ट का लेंथ पूछ दिया। हो सकता है सवाल जो होता वो आपसे जो पार्ट पहले से बना हुआ है उसका पूछ देता, यानी हो सकता था पेड़ की हाइट देके ये लेंथ पूछ सकता, हो सकता था यहां पे सवाल आपसे पेड़ की हाइट देके ये वाला लेंथ पूछ देता, ये भी हो सकता था। हो सकता था पेड़ के ब्रोकन पार्ट की लेंथ बता के आपसे ये पूछ देता, या पेड़ की टोटल हाइट पूछ देता। तो कोई भी डेटा गायब करके कोई भी डेटा इसी सवाल में पूछ सकता था। तो यही सवाल और भी अलग अलग तरीके से फ्रेम हो सकता था। कैसे कैसे हो सकता था आपको दिखाया। तो कैसे भी आ जाए परेशान नहीं होना है सर, सोचने का अप्रोच बिल्कुल वही रहने वाला है जो कि मैंने आपको सिखाया। कहानी क्लियर हुई क्या? क्लियर होनी चाहिए सर। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का हर सवाल प्रैक्टिकल होता है, सोचने वाला होता है। मुद्दा ये आप एक सवाल पे कितना सोच रहे हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी मैं कमेंट देखता हूं, कहते हैं सर एक सवाल में इतना टाइम। अरे भैया समझिए, एक सवाल के लिए उतना टाइम नहीं लग रहा, उस सवाल के थ्रू आप जो सीख रहे हैं उसमें समय लग रहा है। क्योंकि वो जो आप सीख रहे हो एक सवाल के थ्रू, वो उस टाइप के 50 सवालों में आपको हेल्प करेगा। और यही नहीं, थोड़ा सा हटके सवाल होगा वहां पे भी कंसेप्ट हेल्प करेगा। तो इतना टाइम बस सवाल समझाने में मैं आपको नहीं देता, इतना टाइम सवाल की हर बारीकियां हर कंसेप्ट पे सोचने में देता हूं। क्योंकि क्या भरोसा है यहां का कोई कंसेप्ट उठा के आपको किसी दूसरे सवाल में दे दे। एनालिसिस करना आता है तो वो भी बना दोगे। हां, मान लो सीधे सीधे बोल देता कि ये सवाल है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बन जाएगा। 5 से 10 मिनट में सवाल खत्म हो जाता, नो डाउट 5 से 10 मिनट में सवाल खत्म हो जाता। सवाल आप समझ भी जाते, आज सवाल को बना भी देते, लेकिन उसी सवाल को मैं थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके दे देता, अगले सवाल में फंस जाते। ऐसे मैथ पढ़ने का क्या फायदा जिससे सवाल, वो सवाल कैसे सॉल्व होगा ये पता है, उस टाइप के 50 सवाल कैसे सॉल्व होंगे पता ही नहीं है। ऐसे मैथ्स पढ़ने का क्या फायदा। इसलिए टाइम लेता हूं सवाल समझाने में जहां जरूरत है। तो पेशेंस रखा करिए, चीजों को सीखने की कोशिश करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, 11th में जाओगे ना अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि हमने जो सीखा है उससे हमें कितनी हेल्प मिल रही है। और जो 10th का बैच अभी पास आउट हुआ है ना, वो इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहा होगा। कहानी क्लियर है, फंडा समझ में आ रहा है, आना चाहिए सर। फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करें। क्लियर है? तो इस सीखने लायक बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। क्लियर है? तो यहां पे अपने लेक्चर की कहानी को एंड करते हैं सर। तो उम्मीद करूंगा कि सवाल में जो भी समझाया, एक सवाल में जो 50 सवाल बना के दिखाए, सबकी कहानी समझ में आई, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखे, जरूरत पड़े तो स्लो मोशन में देखे, लेकिन देखिए जरूर, समझ में आ जाएगा। इन केस दोबारा देखने पे भी समझ में नहीं आता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज। थैंक यू।